नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान शनिवार को हेमवती नानंदन बहुगुणा गढ़वाल की यूनिवर्सिटी के चौरास परिसर में पहुंचे और जहां आपको बता दें कि गढ़वाली पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया और जहां उन्होंने विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी, भारत और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ साथ साइबर सुरक्षा से जुड़ी 227 महत्वपूर्ण पुस्तकें भी भेंट की। जानकारी देते चले कि सीडीएस ने छात्रों को आधुनिक युद्ध की तकनीकी, राष्ट्रीय सुरक्षा, साइबर खतरों के प्रति जागरूक किया, तो साथ ही साथ राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का भी आह्वान उनकी ओर से किया गया है। इसके अलावा उन्होंने वीर चंद्रा सिंह गढ़वाली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च के विद्यार्थियों से सैन्य चिकित्सा सेवाओं और आपदा के प्रबंधन जैसे विषयों पर भी संवाद किया है। इस संवाद में सैन्य चिकित्सा सेवाओं, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन परिस्थितियों में चिकित्सा तंत्र की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई। जैसे ही उसकी परिस्थिति आती है तो जो है एक देश जो है यूनाइट हो जाता है, यूनाइटेड रहता है। लेकिन अगर ऐसे यूनाइटेड देश के अंदर इस तरह के लोग होंगे जो कि इस युद्ध के समय दुश्मन को सपोर्ट करेंगे, तो वो जो है स्थिति जो है सबसे ज़्यादा देश के लिए घातक हो सकती है। इसका उदाहरण हमारे यहाँ तो नहीं है, बट हमारे पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान 1971 में जब युद्ध हो रहा था, जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो अब आज बांग्लादेश है, तो वहाँ के लोगों ने विद्रोह किया, तो उनके लिए वो चीज़ जो घातक रही, काफ़ी बड़ी। खबर हल्द्वानी से है, जहां यूजीसी बिल के विरोध में स्वर्ण समाज ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बताते चले कि जनरल कैटेगरी के शक्ति संगठन के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग रामलीला मैदान में एकत्रित हुए और जहां जिलाधिकारी कार्यालय तक रैली भी निकाली गई। जानकारी देते चले कि जुलूस का नेतृत्व संगठन के संयोजक प्रकाश हरबोला ने किया और जहां प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि यह बिल स्वर्ण समाज के हितों के बेहद ही खिलाफ है। और जहां रैली के मुख्य मार्गों से होते हुए डीएम कार्यालय तक रैली पहुंची और जहां नारेबाजी के बीच अपनी मांगे उनकी ओर से रखी गई हैं। बताते चले कि जिलाधिकारी ललित मोहन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया और जिसमें कि यूजीसी बिल को तत्काल वापस लेने की मांग भी की गई है। यूजीसी का जो टोटल कानून है वो हम हिंदू समाज को बांटने का कानून मुझे लगता है। अगर हम उसमें कहें जो शिकायत का अधिकार है ओबीसी को है, एससी को है, एसटी को है, लेकिन सवर्ण समाज को कोई अधिकार नहीं। ये सीधे सीधे समाज का वर्गीकरण कर रहा है, एक को शोषित मान रहा है, एक को शोषणकर्ता मान रहा है। हमारा कहना है इसलिए कानून के शोषण और समाज छात्र लोग मिलकर बैठना चाहते हैं, मिलकर रहना चाहते हैं, इसलिए जो है ये कानून की पहली धारा ये खत्म होती है। दूसरी धारा ये है कि शिकायत अगर करी जाएगी तो 24 घंटे में ऑनलाइन शिकायत होगी, उसको सजा मिल जाएगी। 15 घंटे के अंदर 15 दिन का उसको जांच का प्रावधान है। लेकिन शिकायत अगर गलत हुई तो उसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं है। अगर मेरे आपसे कोई लेन देन का मसला है, मेरा आपसे कोई और झगड़ा है, तो मैं आपकी शिकायत करता हूं, मैं तो अंदर हो गया, मेरे ऊपर अभियोग लग गया। लगातार पहले से भी स्वर्णों को बहुत दबाया गया है। आज जो है ये यूजीसी कानून ला करके स्वर्णों को दबाया गया है और इसमें बच्चों को समानता का अधिकार भी छीना गया है। तो इसके लिए हमने इसका पुरजोर विरोध किया है और इसके लिए हम लगातार विरोध करेंगे मरते दम तक। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां वन प्रभाग के थाना रेंज में फायर सीजन को देखते हुए अब वन विभाग की ओर से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और जहां इस अभ्यास में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ स्थानीय ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से भाग लिया और जहां मॉक ड्रिल के माध्यम से जंगल में आग लगाने की स्थिति में और त्वरित प्रतिक्रिया, आपसी समन्वय और बचाव के कार्यों पर भी प्रतिक्रिया अभ्यास किया गया। जहां आपको बताते चलें कि थानों वन रेंज के रेंजर LN डोभाल ने ग्रामीणों को जागरूकता के लिए भी उनकी ओर से आह्वान किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि वनाग्नि से निपटने के लिए जन सहभागिता बेहद ही जरूरी है और जहां उन्होंने लोगों से अपील की है कि जंगल में आग लगाने या लापरवाही बरतने से बचें और किसी भी आग की सूचना तुरंत ही विभाग को दें। फरवरी से फायर सीजन शुरू हो गया है। थाना रेंज के अंतर्गत 7 पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। सभी कर्मचारी या हमारे उच्च अधिकारी भी जगह जगह गांव में, स्कूलों में, सभी जगह बैठकें ले रहे हैं, गांव वालों से संपर्क कर रहे हैं। पिछले साल थाना रेंज में एक भी फायर की घटना नहीं हुई थी। उससे पहले भी, जबकि थाना रेंज एक सेंसिटिव रेंज है, यहाँ पे 60% फॉरेस्ट हिल है
और चीड़ फॉरेस्ट भी है जिसमें बहुत ज़्यादा आग लगती है, लेकिन थानों रेंज में पूरा स्टाफ काफ़ी अलर्ट रहता है। थानों रेंज में नहीं, देहरादून डिवीजन या अन्य कहीं भी हो पूरा उत्तराखंड में, और इसके स्टाफ काफ़ी अलर्ट रहता है। देहरादून में अवैध निर्माण पर प्लॉटिंग के खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई की है और जहां एमडीडीए की वीसी बंशीधर तिवारी के नेतृत्व में हजारों बीघा अवैध जमीन पर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया की गई और जिसमें कि आपको बताते चले कि माफियों को कड़ा संदेश दिया गया है और जिसमें साफ तौर पर चेतावनी दी है कि किसी भी नियम से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। देखिए देहरादून से संवाददाता हितेश त्यागी की रिपोर्ट। अवैध प्लॉटिंग को लेकर और अवैध ध्वस्तीकरण को लेकर लगातार राजधानी देहरादून में कार्रवाई जारी है। बंशीधर सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं राजधानी देहरादून लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई है, क्योंकि लगातार अवैध ध्वस्तीकरण को लेकर लगातार आप लोगों की कार्रवाई जारी है, अवैध प्लॉटिंग पर भी कार्रवाई जारी है। सर, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, देहरादून एक तो राजधानी क्षेत्र है और यहाँ पर चूँकि आवासीय जो ज़रूरतें हैं और आवासीय मांग है वो बढ़ी है और समय के साथ लगातार बढ़ी है। तो इस तरह की बहुत सी गतिविधियाँ लोगों ने शुरू की कि जो कृषि भू उपयोग है वहाँ पर प्लाटिंग करने का काम किया जो अनुमन्य नहीं है, और इसी तरह से अवैध निर्माण भी शुरू हुए। तो हम लोगों ने एक व्यापक अभियान चलाया ताकि जो खरीदार है, जिसको एक आवासीय ज़रूरत के लिए ज़मीन लेनी है, कोई ऐसी गलत ज़मीन न ले ले कि उससे भविष्य में घर बनाने में परेशानी हो। तो जितनी भी अवैध प्लाटिंग एक तो हम लोगों ने ध्वस्त किया, दूसरे हमारी एमडीडीए की जो वेबसाइट है उस पर उसका विवरण भी डाला ताकि कोई भी वेबसाइट पे जाकर के उसकी डिटेल निकाल सकता है और गलत लैंड यूज की या गलत ज़मीन खरीदने से बच सकता है। तो एक तो जानकारी देना और दूसरे उसके खिलाफ कार्रवाई करना, ये हम लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं। सर, ग्रीन पार्क को लेकर, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जितने भी ग्रीन पार्क अभी बने हैं वहाँ पर अगर सुबह के समय भ्रमण के दौरान हम देखते हैं तो वहाँ पर लगातार जो आम जनमानस है वो वहाँ पर पहुँच रहा है, लगातार योगा जैसे कार्यक्रम वहाँ पर चल रहे हैं। सर, आने वाले समय में क्या कुछ इसकी ठोस रणनीति है और आगे भी और कितनी चीज़ें हम डेवलप कर सकते हैं? देखिए, पिछले 3 सालों में लगभग 400 से ज़्यादा छोटे पार्क हम लोगों ने बनाए हैं जो अलग अलग सोसाइटी में, चूँकि विकेंद्रीकृत व्यवस्था के तहत, ताकि जहाँ कोई है उसको वहीं पर पार्क की सुविधा मिले, एक ग्रीन स्पेस मिले। क्योंकि कंक्रीट का जंगल देहरादून बनता जा रहा है, एक आम चर्चा भी और धारणा भी और हकीकत भी है। तो ऐसे में ग्रीन एरिया जो हमारा है उसका विस्तारीकरण करना, उसको बढ़ावा देना, उसको लेकर के हम लोगों ने काम किया और जितनी सड़कें हैं जहाँ पर वृक्षारोपण संभव था सड़कों के किनारे किए, सोसाइटीज़ में जहाँ संभव था वहाँ पर किया, लोगों की सहायता ली और अपना खुद का भी पार्क, एक सिटी फॉरेस्ट पार्क हम लोगों ने बनाया। भविष्य में सरदार रोड पर नगर निगम का जो ट्रंचिंग ग्राउंड है लगभग 16 एकड़ का, वो भी हमको ट्रांसफ़र हो गया है, उस पर भी हम लोग पार्क बनाने का और वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं। तो शहर का जो हरित क्षेत्र का विस्तार है उसको लेकर के एक मुहिम की तरह हम लोगों ने काम शुरू किया है ताकि हरित क्षेत्र बढ़े और साथ ही साथ जो जल संरक्षण है, जल संरक्षण को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। और मियाँवाला में गौरा देवी पार्क है, डिफेंस कॉलोनी में इस तरह के 2-3 जो तालाब थे जिनके जो पुराने कागजों में थे लेकिन मौके पर नहीं थे, उनको तालाब का स्वरूप दिया गया है ताकि जल संरक्षण का जो कार्रवाई उसके भी कर सकें। जो सरकारी विद्यालय थे उसमें भी हम लोगों ने जो रूफटॉप वाटर है उसको टैप किया, टैप करके ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए बोरिंग कराई ताकि जो छत का बारिश का पानी है उससे भूगर्भ जल स्तर जो है उसको हम लोग रिचार्ज कर पाएँ। सर, फिल्म नीति की अगर हम बात करें, लगातार उत्तराखंड जो वो कलाकार हैं वो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं और कुछ 1-2 फिल्में भी आई हैं जिनका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला है। और हाल ही में सन्नी देओल भी यहाँ पर आए थे और अभी अनुपम खेर भी लगातार भ्रमण कर जा रहे हैं। इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, नई फिल्म नीति जो है वो बहुत ही अच्छी है और चूँकि उत्तराखंड एक पर्यटन प्रदेश है और धार्मिक नज़रिए से भी इसकी अपनी महत्ता है। तो फिल्म नीति जो हम लोगों ने नई बनाई उसमें ऐसे बहुत से क्षेत्र थे जो सभी लोग नहीं जानते, अनएक्सप्लोर्ड हैं, उनको अगर कोई अपनी फिल्म में दिखाता है या उसके नाम का उल्लेख करता है उसके लिए सब्सिडी की व्यवस्था की। जो क्षेत्रीय भाषा की फिल्में हैं 50 लाख की सब्सिडी बढ़ा करके 2 करोड़ तक किया गया है। इसी तरह जो फीचर फिल्म्स हैं हिंदी सहित दूसरी भाषाओं की, उसको हम लोग 3 करोड़ तक की सब्सिडी दे रहे हैं। स्थानीय कलाकारों को अपने फिल्म में काम देने पर उसके लिए भी सब्सिडी की व्यवस्था की है। तो ये सब ऐसी उसमें प्राविधान है जो उत्तराखंड को फिल्म शूटिंग के लिए एक केंद्र के रूप में उभारने में और यहाँ पर शूटिंग
करने में ऑनलाइन जो हम लोगों ने सिस्टम किया सिंगल विंडो से, उससे अनुमति मिलने में भी बहुत आसानी हो रही है। तो लगातार लोग उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। तिवारी सर ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से MDDA अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई कर रहा है, ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और इसको लेकर आम जन से जो जन जागरूकता का अभियान है वो भी व्यापक रूप से चलाया जा रहा है। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर पर्यटक नगरी रानीखेत से है, जहां क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान कार्यालय में किसानों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया और जहां इस कार्यशाला में औषधीय पौधों की खेती के माध्यम से आय बढ़ाने के तरीकों की जानकारी दी गई और जहां विभाग के महानिदेशक प्रोफेसर बैग रवि नारायण आचार्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि किसानों को मॉनिटरिंग की पूरी सुविधा मिलेगी और साथ ही साथ जिन्हें आवश्यकता होगी उन्हें राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के द्वारा सहायता राशि भी प्रदान करवाई जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा अभिमुखीकरण कार्यक्रम का भाव और सफल आयोजन किया गया। जहां आपको बताते चलें कि कार्यक्रम का उद्देश्य नव नामांकित स्वयंसेवकों को आरएसएस के उद्देश्यों, सिद्धांतों, गतिविधियों और सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक करना रहा। जहां आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के रूप में 2 विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेखा जंगवाल और उच्च शिक्षा विभाग के उत्तराखंड के उप निदेशक जयंती रावत मौजूद रहे। और जहां कार्यक्रम में सभी विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया, तो वहीं अपने प्रेरणादायक संबोधन में अतिथियों ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने, सामाजिक सरोकार से जुड़ने, तो वहीं आरएसएस के मूल मंत्र नॉट मी बट यू को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रामनगर से है, जहां आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई कथित अराजकता के विरोध में बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया गया है। आपको बताते चले कि शहीद स्मारक से लखनपुर चुंगी तक पैदल मार्च निकालकर कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया और जहां जिलाध्यक्ष चंदन सिंह बिष्ट के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में कहा गया कि जब देश वैश्विक मंच पर तकनीकी प्रगति और नवाचार के क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है, तब इस तरह का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन करा है। एआई समिट, एआई इम्पैक्ट समिट जो कल नई दिल्ली में हो रहा था, उसमें कांग्रेस के इशारे पर, राहुल गांधी के इशारे पर जो कार्यकर्ताओं ने, उनके कार्यकर्ताओं ने जो शर्मनाक जो प्रदर्शन करा है, क्योंकि उसमें पूरे देश विदेश के लोग वहां पे मेहमान वहां पर आए हुए थे। देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने करा है, उसी को उसमें हमने कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंका है। खबर देहरादून से है, जहां निदेशक प्रारंभिक शिक्षा अजय कुमार नोटियाल पर कथित जानलेवा हमले से हड़कंप मच गया। बताते चलें कि आरोप है कि बीजेपी के विधायक उमेश शर्मा कई समर्थकों के साथ निदेशालय पहुंचे थे और जहां उनके साथ मारपीट की घटना भी हुई। जहां आपको बता दें कि घटना के बाद कार्यालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया, तो वहीं कर्मचारियों में दहशत फैल गई। जानकारी देते चले कि घायल अजय कुमार नोटियाल को उपचार के लिए कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां इस घटना के बाद राजधानी में सियासी माहौल पूरे तरीके से गरमा गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। का नाम परिवर्तन करवाना चाहते थे और जो कि हमारे स्तर का नहीं, शासन स्तर का मामला है। ठीक है। और हमने उनको बताया कि शासन स्तर से ये लंबित है, वहाँ भेजा हुआ है प्रकरण। बस इसी बात पे उनके साथ जो और जिनको लेके आए हुए थे उनके साथ होंगे। अब खबर हरिद्वार जनपद से है, जहां लक्सर तहसील मुख्यालय परिसर में लेखपाल और अधिवक्ताओं के बीच विवाद ने हिंसक रूप को धारण कर लिया और जहां जानकारी के अनुसार लेखपाल ऋषुराज राणा और अधिवक्ता ब्रजपाल के साथ साथ आपको बताते चले कि टाइपिस्ट सोनू के बीच प्रमाण पत्रों को रिपोर्ट लगाने को लेकर कहासुनी हो गई थी और देखते ही देखते मामला हाथापाई से मारपीट तक पहुंच गया। जहां आपको बता दें कि लेखपालों का आरोप है कि उनके साथी के साथ अधिवक्ताओं ने मारपीट की है, जबकि अधिवक्ताओं का कहना है कि लेखपाल और मुक्वेलो
को परेशान कर रहे थे और जहां घटना के विरोध में लेखपाल संघ ने तहसील परिसर में धरना देकर कार्य को ठप कर दिया, तो वहीं अधिवक्ताओं ने भी प्रदर्शन करते हुए कार्य से बहिष्कार की चेतावनी दी है। प्रशासन दोनों पक्षों से बातचीत कर समाधान निकालने में जुटी है। हमारे एक साथी अधिवक्ता ब्रजपाल जी और एक हमारे टाइपिस्ट सोनू कुमार जी, सुखेंद्र जी, वो एक लेखपाल जी के पास गए और उनसे किसी काम के लिए कह रहे थे, परंतु क्या है कि लेखपाल इतने क्रोध में था, उन्होंने हमारा जो टाइपिस्ट है उससे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। उसके गले में जो एक बाबा साहब अम्बेडकर की एक माला थी वो भी तोड़ दी और उसे कहा कि भाई आप पे जो कुछ भी होता है वो होना चाहिए। अगर ये लोग विरोध करेंगे तो हम भी इनका बड़े स्तर पर विरोध करेंगे, अगर इनका आंदोलन होगा तो हम बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। और मैं तो ये कहना चाहूंगा एसडीएम साहब से भी और डीएम साहब से भी कि जो सब लेखपाल ये यहाँ धरने प्रदर्शन में बैठे हैं, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए ताकि पता लग सके कौन कितना करप्ट है और किसने कितने धन की उगाही की है। एक हमारे अधिवक्ता है ब्रजपाल जी और हमारा जो मुंशी है सोनू टाइपिस्ट है, वो दोनों उससे इसी संबंध में बात करने के लिए गए थे। या तो आप इसे खारिज कर दें, एक लेखपाल का काम है या तो संपत्ति की जांच करे या फिर उसे खारिज कर दे। अब वो ना खारिज कर रहे थे उसे और ना ही उस पर रिपोर्ट लगा रहे थे। केवल इस बात को लेकर विवाद हुआ कि आप इसका निस्तारण कर दें। इस बात पे वो उग्र हुआ, उसने बदतमीजी की और इसी बात का जवाब उन्होंने सिर्फ ये कहते हुए कहा कि आप इस तरह से मेरे से बात ना करें। इस बात के ऊपर वो आग बबूला हुआ और इन सबके साथ सोनू जो टाइपिस्ट हमारा उसके साथ बदतमीजी की, जाति सूचक शब्द कहे उसे और उसके बाद मारपीट की। आगे बढ़ते हैं। अब खबर नेटवाड़ से है, जहां बाजार में भू धंसाव की गंभीर आशंकाएं सामने आ रही हैं। आपको बताते चले कि यह पुराना बाजार जहां 50 से अधिक व्यापारी वर्षों से कारोबार में लगे हैं, तो अब खतरनाक स्थिति में आ चुका है। जानकारी के अनुसार बाजार का लगभग 200 मीटर से अधिक हिस्सा समतल सड़क से नीचे बैठ चुका है और जिससे कि आसपास की दुकानें और मकान भी खतरे में है। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बाजार के नीचे बहने वाली टॉन्स नदी पर किसी तरह के सुरक्षात्मक कार्य न होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है और अगर समय रहते ठोस या फिर वैज्ञानिक उपाय नहीं किए गए तो नेटवाड़ का बाजार अस्तित्व के संकट में पड़ सकता है। यहाँ नेटवाड़ मार्केट के लिए अभी केंद्र सरकार से 32 करोड़ की स्वीकृति हुई है रोड की, तो इसमें इसको विस्थापित ना हो ताकि यहाँ पे भू धसाव कम हो, यहाँ पे बढ़िया से इंटरलॉक टाइलें बढ़िया से लगे। इसके लिए आगे काम आने वाले समय में काम होने वाला, काम शुरू होने वाला है तुरंत। ये पता है कि अब काफ़ी पहले से ये प्रॉब्लम चली है यहाँ पे, जो मतलब धीरे धीरे बैठ रहा, बट लोगों को पता नहीं लग रहा। मतलब इसका रिजल्ट दिख भी रहा है, काफ़ी बार लोग प्रशासन तक भी गए हैं बट उसका मतलब कोई रिजल्ट नहीं आ रहा अभी। बट ये है कि वही है कि अगर इसकी मतलब नई नई टेक्नोलॉजी है, ऐसा तो है नहीं कि अब हम उस ज़माने में है कि यार टेक्नोलॉजी नहीं है, नई टेक्नोलॉजी है। उससे अगर हमारा मतलब जो मेन हमारा जो फ्रंट साइड है नीचे रिवर से, अगर वहाँ पे प्रोटेक्शन होता है अच्छे से, तो वो इसका ये है। अब खबर मंगलोर से है, जहां कोतवाली क्षेत्र में राणा स्टील के पास एक कार अनियंत्रित होकर गंगनहर में समा गई। सूचना मिलने पर मंगलोर पुलिस मौके पर पहुंची और जहां कार में सवार 2 व्यक्तियों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक दोनों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। आपको बताते चले कि पुलिस ने एम्बुलेंस के माध्यम से दोनों शव रुड़की सिविल अस्पताल में भेजे और जहाँ कार को बाहर निकालने के बाद कोतवाली में लाया गया। जानकारी यह भी देते चले कि दोनों मृतक रुड़की के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं और यह मुजफ्फरनगर की तरफ से आ रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर खटीमा से है, जहां 18 तारीख को देवभूमि धर्मशाला कॉलोनी में महिला का शव उसके घर में मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी देते चले कि पुलिस को सूचना मिली कि महिला अकेली रहती है और उसका शव घर में पड़ा मिला है और जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया है, तो वहीं जांच को भी शुरू कर दिया गया। इस दौरान यह भी पता चला है कि महिला के रिश्ते के भतीजे ने कुछ पैसों को लेकर उसकी हत्या कर दी और जहां पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और किराएदारों से पूछताछ के बाद भतीजे को झनकट क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है और जहां उसके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया मफलर भी बरामद कर लिया गया। रात के समय 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें ये पता चला कि सितारगंज रोड स्थित देवभूमि धर्मशाला कॉलोनी में एक मकान में एक महिला जिनका नाम जानकी देवी है, इनका शव खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए खटीमा पुलिस तथा हमारी जो फील्ड यूनिट की टीम है और आरएफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने वहां पर गहनता से जांच की
और जो भी फॉरेंसिक एविडेंसेस थे उनको कलेक्ट किया और वहाँ पर पूछताछ करने पर और सीसीटीवी फुटेजेस का एनालिसिस करने पर एक सस्पेक्ट इसमें पाया गया जिसका नाम रविचंद्र है, जो मृतका का भतीजा है, जिसकी उम्र जो है 33 ईयर्स है और ये आदर्श कॉलोनी खटीमा का रहने वाला है। तो ये सस्पेक्ट पाए जाने पर हमने टीमों का गठन किया जिसमें सीसीटीवी का एनालिसिस और पूछताछ तथा इसके दबिश करके इसकी गिरफ्तारी हेतु एक टीम का गठन किया गया था, जिसको झनकट क्षेत्र से आज 21 तारीख को गिरफ्तार किया गया है और इसके द्वारा ये जुर्म कबूला गया है। इसका ये कहना है कि 18 तारीख को इसने शाम को अपने ताई को मफलर से मुंह और गला दबाकर मारने की कोशिश करी। उस कोशिश के दौरान ही उनका सर जो था वो फर्श पे टकराया और उनके मुंह से खून निकला। उसके बाद उनकी डेथ हो गई और डेथ के बाद जो ताई के पर्स में जो पैसे थे वो पर्स के सहित और उस मफलर के सहित अपने बैग में डाल के ये व्यक्ति घर से दरवाज़ा बाहर से लॉक करके निकल गया। तो इसमें खटीमा पुलिस द्वारा एक्सेलेंट प्रयास करके इसको 72 घंटे के अंदर अंदर इस केस को डिटेक्ट किया हुआ है। अभियुक्त अरेस्टेड है और जो भी मफलर और अन्य चीज़ें जो इसमें बरामदगी हो रही है उसके लिए अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में चलाए जा रहे जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के 45 दिनों तक सफलतापूर्वक संचालित हुआ और जहां दिसंबर माह से शुरू हुए इस अभियान के तहत 20 फरवरी तक लगातार शिविर आयोजित किए गए और जिनका उद्देश्य लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से राहत दिलाना रहा और जहां आपको बता दें कि प्रशासन को सीधे जनता के द्वार तक पहुंचाना था। प्रदेश भर में 681 शिविरों का आयोजन किया गया और जिसमें कि 5,33,452 नागरिकों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठाया और जहां इन शिविरों के माध्यम से लगभग 33,000 जन समस्याओं का समाधान भी किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि प्रशासन स्वयं लोगों के पास पहुंचकर उनकी शिकायतों का त्वरित निस्तारण करे और इसी सोच के अनुरूप पूरे प्रदेश भर में यह अभियान प्रभावी ढंग से संचालित किया गया। अब खबर नई टिहरी से है, जहां नगर पालिका परिषद टिहरी के सभागार में स्मार्ट मीटर पखवाड़ा का आयोजन किया गया। जब आपको बता दें कि 9 फरवरी से 23 फरवरी तक विद्युत विभाग के द्वारा चलाए गए इस अभियान में शहर के कई गणमान्य लोग सभासद तो वहीं जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। पखवाड़े के दौरान स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संवाद सत्र भी आयोजित किए गए और जहां नागरिक मंच के संरक्षण यूएस नेगी ने कहा कि पुराने मीटर और स्मार्ट मीटर के बिलों में काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है और जिससे कि उपभोक्ताओं में चिंता है। उन्होंने मांग की है कि स्मार्ट मीटर लगने से बिल अनावश्यक रूप से अधिक ना आए और इस पर विद्युत विभाग के अधीक्षण में अभियंता शैलेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया है कि स्मार्ट मीटर को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए अब सरकार के निर्देश पर पखवाड़ा आयोजित किया गया है और वहीं विभाग के द्वारा विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। टिहरी में लगाना चालू किया था तो इसमें जगह जगह बहुत सी भ्रांतियां आ रही थी, कन्फ्यूजन पैदा हो रहे थे। तो इसी चीज़ को लेके सरकार ने एक पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। ये हमारा पखवाड़ा पिछले 10 दिन से चल रहा है टिहरी में। इसमें हम जगह जगह कैंप लगा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं। उसी क्रम में आज जो है एक यहाँ पे पखवाड़ा आयोजित किया गया है जिसमें कि हमने जनप्रतिनिधियों से बात की है, उनके मन की भ्रांतियाँ दूर करने की कोशिश की है और इसमें ये हमें पता चला है कि कुछ के मीटर तेज चल रहे हैं। मीटर के बिल और पहले के मीटर के बिल में बहुत अंतर आ रहा है, इसलिए जनता जो है इस स्मार्ट मीटर का हमारे पास आकर विरोध कर रही है। और हमने नागरिक मंच के माध्यम से एक प्रस्ताव जिलाधिकारी महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजा गया है कि नई टिहरी शहर एक विस्थापित शहर है और प्रभावित है, लेकिन यहाँ पे जो है हम सर्दी का भी बहन कर रहे हैं, गर्मी का भी बहन, दोनों चीज़ यहाँ पे हैं और सर्दी में जो है बिल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। निश्चित है कि अन्य शहरों की तरह यहाँ के बिल ज़्यादा आते हैं सर्दियों में। तो हम चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर लगने से हमारी जनता के बिल जो है ज़्यादा ना आए और वैसे भी हमको जो है यहाँ पे रियायती दर पे बिजली की संस्तुति की गई है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।